नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ रहे हैं बेहद ही ख़ास मेहमान, तो आइए आपका परिचय उनसे करा दूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्लिनिकल डाइटिशियन, साथ ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और सर्टिफाइड डायबिटिक एडुकेटर सुधाकर मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम यही आपसे समझना चाहते हैं कि इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों लगा कि वेजिटेरियन या वीगन डे जैसा कोई डे भी होना चाहिए। देखिए, जैसा आज वीगन डे मनाया जा रहा है और ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि लोग अवेयर हो कि कैसे पहले हम लोग रहा करते थे। जो इंडियन कल्चर है वो बिल्कुल सात्विक कल्चर कहते हैं। राइट। इसमें तामसी और एक सात्विक। सात्विक में जो शाकाहारी को अपनाते आए हैं उसको सात्विक कल्चर कहते हैं। और इंडिया की करीब 70% पॉपुलेशन सात्विक पॉपुलेशन है, 30% उसमें से शाकाहारी है और 9% जो है बिल्कुल मांस मछली या जो जैन कल्चर को फॉलो करते हैं, वो 9% लोग हैं जो वीगन को बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है और हम लोग पर्व त्यौहार फेस्टिवल शुरू से मनाते आए हैं। हम लोग के लिए कल्चर को अडेप्ट करना बहुत आसान है और इसका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है। ये है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज होने के चांसेस बाकी जो नॉनवेज खाते हैं उससे कम पाया गया। ठीक है। तो साइंटिफिकली भी वीगन पे अगर अपनाए या शाकाहारी पे अपनाए तो ये ज़्यादा हेल्थ पॉइंट व्यू से बेनिफिट रहता है। जी, थोड़ा ये भी हमें समझाइए सर कि वीगन और वेजिटेरियन, आजकल वीगन टर्म बहुत पॉपुलर हो गया है, हम तो पहले वेजिटेरियन ही जानते थे, तो ये वीगन और वेजिटेरियन के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? वीगन अब इसलिए ये लोगों के में आने लगा है क्योंकि कुछ फिल्म एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट किए, तो लोगों को लगा कि ये वीगन और वेजिटेरियन में डिफरेंस है। बट वीगन वेजिटेरियन वैसे लोग हैं जो सिर्फ शाकाहारी चीज़ खाते हैं, मांस मछली बिल्कुल नहीं खाते हैं। अच्छा। और साथ साथ वो लेकिन अंडा और दूध का प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो शाकाहारी हो गए। वीगन हो गए जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे से बनी चीज़ें खाते हैं, उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी चीज़ें नहीं खाती हैं, साथ साथ मांसाहारी प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करते जो जानवर से बना हुआ है। इनफैक्ट बहुत लोग चमड़ा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और उलेन ये भी यूज़ नहीं करते हैं, जो बिल्कुल वीगन पे शिफ्ट हो चुके हैं। जी जी जी, कि वो कोई एनिमल को किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और बहुत सारे NGO भी हैं जो एनिमल प्रोटेक्शन पे काम कर रही हैं, जो एनिमल के प्रोडक्ट को बैन करने के लिए एक्टिव है। काफ़ी एक्टिव है। जी जी, थोड़ा ये भी हमें समझाइए सर कि क्या वीगन लाइफस्टाइल को अपनाना व्यवहारिक है? क्या हम इसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे डे टू डे लाइफ के लिए जितनी ज़रूरतें हमारे शरीर को है, क्या वीगन से वो सारी चीज़ें पूरी हो पा रही हैं या हो पाएंगी? देखिए, एक इंसान के लिए एक आहार शैली होता है और एक जीवन शैली। तो आहार शैली है मीन्स आप पेट भरने के लिए लोग खा रहे हैं या हेल्दी रहने के लिए। मैक्सिमम लोगों को देखा गया कि सुबह से उठना, नाश्ता करना, खाना खाना और रात में खाना, ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ भी मिल जाए वो खा लेते हैं, मतलब 80-90% लोगों की बात कर रहे हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं। बट अगर स्वस्थ रहने के लिए खाएंगे तो उनका डाइट में एक डाइट कंपोजिशन होता है, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं। उसमें 5 फूड ग्रुप्स जो ICM और NIN के कहने पे वो होना ज़रूरी है, जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट। बट जब लोग पूरा वीगन पे जाते हैं तो हमारा मिल्क प्रोडक्ट वहीं से वो कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी मिला है वैसे लोगों का, जो बिल्कुल वीगन पे शिफ्ट हो गए। प्लस कुछ बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत टफ है वीगन पे शिफ्ट होना, क्योंकि उन लोगों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी काफ़ी देखा गया है और कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन रह जाता है। मीन्स पेट भरने के लिए अगर शिफ्ट करना है, वीगन पूरा स्विच करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हेल्दी रहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट ये है कि बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पाया गया है, तो बेसिकली विटामिन D, कैल्शियम, जिंक, B12, कोई B12 जिसमें नस की प्रॉब्लम होती है और बाकी हमारे खून की कमी आती है, सेल मैचुरेशन नहीं हो पाता है, तो B12 कमी से। और कोई भी वेजिटेरियन सोर्स में B12 नहीं मिलता है। थोड़ा वो ट्रेस अमाउंट में है भी तो वो मिल्क में। अच्छा। बट वीगन पे जो शिफ्ट किए हैं वो मिल्क भी नहीं लेते हैं, तो B12 की डिफिशियंसी रहती है, तो उसके बाद ऑप्शन फिर वही सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में स्विच करना पड़ेगा वैसे लोग। तो न्यूट्रिशनल की डिफिशियंसी होगी तो कहीं ना कहीं उनको सप्लीमेंट के फॉर्म में या टैबलेट इंजेक्शन लेनी पड़ सकती है।
ये हो सकता है। जी, थोड़ा हम ये भी समझना चाहते हैं सर कि जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या सेलिब्रिटीज़ के वजह से ये ट्रेंड आया, तो क्या वाकई ये ट्रेंड में ही है या इसके स्वास्थ्य लाभ हैं? जैसा अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वीगन डाइट से पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो कि आपको चाहिए हैं, खास करके जैसे जिसमें आपने गर्भवती महिलाओं को महिलाओं का जिक्र किया, बच्चों का जिक्र किया, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का, तो क्या महज ये एक ट्रेंड है? और ख़ास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो ये कितना सही है इसको अपनाना? देखिए, 1 सप्ताह 10 दिन महीना ये हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे छठ आता है, कार्तिक अभी आया, तो 1 महीने हम लोग शिफ्ट कर सकते, प्याज लहसुन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, तो ये आसान है करना। बट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखा गया कि 6 महीना, साल भर, 2 साल जब हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तब वो पाया गया। तो आप 6 महीने के लिए वीगन पे गए शिफ्ट हुए हैं या 1 ईयर पे किए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट बहुत टफ है। कुछ लोग ऐसे भी वीगन मिले हैं जो पूरा जैन धर्म पे है, वो लोग आलू तक नहीं खाते हैं, प्याज जो ज़मीन के नीचे वाली चीज़ कह सकते हैं वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। प्लस कुछ लोग ऐसे जो 6 बजे ही या 5 बजे तक ही खाना खा लेते हैं। जी। तो ये एज ए डाइटिशियन ये साइंटिफिकली सही नहीं। जी जी। हाँ, वो तो अलग बात है कि हम अगर अपने किसी धर्म को फॉलो करते हैं या किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं तो वहाँ हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ हम साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल चॉइसेस है वो क्या करें, बट साइंटिफिकली ये देखा गया है कि आपको बैलेंस डाइट लेना ही पड़ेगा फिट रहने के लिए। और एक डाइट कंपोजिशन में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और खासकर अंडा, इसका रोल है डाइट में, बट आप उसके बिना भी चल सकते हैं। आज की डेट में वीगन एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। जो सेलिब्रिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट भी बन गए। तो अगर डाइट से फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेके प्रोटीन कवर कर लीजिए। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट बना हुआ है, विटामिन डी के लिए बना हुआ है, B12 के लिए बना हुआ है। आप बिल्कुल वीगन पर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आज की डेट में शिफ्ट करना। एक तो ये भी बात है सर कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत दिन भर बहुत मेहनत कर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, अगर ये उस पे जाती हैं तो उनके लिए मुश्किल तो हो सकती है। लेकिन क्या ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो उन्हें नहीं मिलता है वीगन में? जैसे अभी आप B12 की चर्चा कर रहे थे, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती हैं? कैल्शियम, जिंक, ओमेगा 3 और प्रोटीन, ये 5 की कमी होती है। पर सबका सब्स्टिट्यूट है। ओमेगा 3 अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग फ्लैक्स सीड, मिक्स सीड से कवर कर सकते हैं। ठीक है। विटामिन डी के लिए सनलाइट है, बट कहते हैं एक सफिशिएंट अमाउंट में जो RDA डेली रिकमेंडेड अलाउंसेज हम लोग का वो फुलफिल नहीं हो पाता है, उसमें कमी आ जाती है लॉन्ग टर्म लेंस। जी सर, एक डिबेट हमारे यहाँ चलता है वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियंस का। जो मीट ईटर्स हैं उनकी खूब लड़ाई चलती है इस सेंस में कि कौन सा फूड ज़्यादा बेहतर है या हम ज़्यादा ऑथेंटिक या बेहतर खा रहे हैं। लेकिन जब पोषण की बात आती है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आप क्या चीज़ें लेते हैं और कुछ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने कहते हैं, जिसमें एनिमल बेस्ड फूड की जिसकी अभी चर्चा भी करने वाले हैं। हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि अगर जो वेजिटेरियन है, वीगन नहीं है, जो वेजिटेरियन है, वो कैसे अपने डाइट को कंप्लीट कर सकते हैं, बैलेंस डाइट वो उसको बना सकते हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऐड कर सकते हैं? देखिए, वीगन से थोड़ा सा अगर एज ए डाइटिशियन हम लोग को डाइट प्लान करने में आसान होता है वेजिटेरियन का। हाँ। 2 ऑप्शन बढ़ जाते हैं, एक एग का और मिल्क का। ठीक है। और बेसिकली इंडिया में 80 से 90% लोग प्रोटीन की डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा 2 मिल्क प्रोडक्ट मिल जाता है। और रहा एक बात करें बायोलॉजिकल वैल्यू, गुड बायोलॉजिकल वैल्यू हम लोग कहते हैं कि किस प्रोडक्ट में किस लेवल के प्रोटीन की क्वालिटी है। ठीक है। प्रोटीन की क्वालिटी को हम लोग बायोलॉजिकल वैल्यू से मेजर करते हैं। तो जितने भी वेजिटेरियन सोर्स है एक्सेप्ट सोयाबीन, सबकी बायोलॉजिकल वैल्यू 60 के आसपास है। मतलब मीडियम बायोलॉजिकल वैल्यू मीन्स प्रोटीन की क्वालिटी जितनी होनी चाहिए, अमीनो एसिड की क्वालिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। अच्छा, तो ये कितनी कम है सर? 50 से 60% बायोलॉजिकल वैल्यू है। और बाकी जो एनिमल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम लोग, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 80 से 90% है। अच्छा। जस्ट लाइक नॉनवेज हो गए, चिकन, मटन, फिश, या एक की बायोलॉजिकल वैल्यू 95 से 100% के आसपास। अच्छा। मीन्स गुड बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोटीन और अमीनो एसिड ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। राइट। बट वीगन में क्या हो रहा है, सिर्फ हम सोया पे में उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 80 है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, पल्सेस, चना हो, मटर हो, सबकी बायोलॉजिकल वैल्यू 50 से 60%। बट आज की डेट में बहुत सारे पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन भी मार्केट में आने लगे हैं, तो वीगन ले सकते हैं आसानी से। लेकिन ये एक्सपेंसिव भी तो है सर, अफोर्डेबल भी तो नहीं है। अगर आप हम अभी अगर मिल्क का सब्स्टिट्यूट देखते हैं तो हम आलमंड मिल्क देखते हैं या सोया मिल्क देखते हैं,
पर वो एक्सपेंसिव भी है और आम आदमी तो उसे नहीं अफोर्ड कर सकता, या सप्लीमेंट्स जिनकी अभी आप चर्चा भी कर रहे हैं। इंडिया और बिहार जैसे जगह पे जहाँ पे मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, वहाँ पे सप्लीमेंट पे जाना बहुत टफ है। और खासकर सोया प्रोडक्ट हो या प्रोटीन पाउडर हो या मिल्क, आलमंड मिल्क की बात करें, टफ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कितने % लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सिर्फ 1 लोग या 2 लोग मास पे जब हम बात करें, 1-2 लोगों को फिट करके हम लोग इंडिया को फिट नहीं कर सकते। वो एक छोटा ग्रुप हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए क्या कि कम से कम अगर 100 में से 90% लोग भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 5% या 10% लोग अगर उस डाइट को फॉलो कर रहे हैं सप्लीमेंट के थ्रू या अदर न्यूट्रिशन लेके, तो ये कवर करना बहुत मुश्किल है। जी सर, अभी आप थोड़ी देर पहले जीवन शैली से जनित जो रोग हैं उनकी बात आप कर रहे थे, जिसमें हृदय से संबंधित रोग हैं, उसके अलावा ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो मोटापा है उसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, या डायबिटीज़ भी है। ऐसे में इन्हें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, या क्या पोषक तत्व हैं जो ले सकते हैं जो खास करके वेजिटेरियंस हैं? देखिए, WHO कहती है कि 95% डिजीज आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज को जीवन शैली से संबंधित बीमारी कहते हैं। सही से खान पान नहीं होता है, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, कोई रूटीन नहीं, और रूटीन नहीं रहने की वजह से सारा प्रॉब्लम होते जा रहा है। रहा बात शाकाहारी, तो शाकाहारी के थ्रू हम लोग आराम से एक डाइट प्लान करके फॉलो करके और फिट रह सकते हैं, जिससे हमारा अनाज, दाल का आइटम, सब्जी, फल, दूध से संबंधित बनी चीज़ें, जैसे पनीर हो, कर्ड हो और एग, इतने लेके हम लोग अपने आहार से बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। खासकर रहा ओबेसिटी, डायबिटीज और बाकी बीमारी होने का, तो आज की डेट में देखा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट खाना ज़्यादा खाते हैं, सीरियल बेस्ड खाना खाते हैं, और टोटल वर्ल्ड का 80% पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन है कि हम लोग चावल से पेट भरते हैं, रोटी से पेट भरते हैं, सब्जी और दाल की क्वांटिटी बहुत कम हो गई हमारे थाली में, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। तो आप अपनी जीवन शैली को बदले, अपने खाने की थाली को थोड़ा सा सही करें, एक प्रोपोर्शन लाए, तो आप इन सब बीमारी से बच सकते हैं। और सिर्फ स्विच करना, हम वेगन पे अगर स्विच करते हैं या शाकाहारी पे, तो जहाँ पे कमी है उसी को कवर करना। जैसे B12 की कमी होगी ही होगी, तो 6 महीने साल भर पे आप एक ब्लड टेस्ट करवा ले, ठीक है, जिसमें आपको प्रोफाइल पता चले कितनी कमी है, और डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अगर आपको ज़रूरत है तो सप्लीमेंट ले, आइदर डाइट के थ्रू अगर जितना कवर कर सकते हैं तो उसको डाइट से कवर कर ले। सर, हम वीगन और वेजिटेरियन पे तो लगातार बात कर ही रहे हैं, हम थोड़ा एक जानना चाहते हैं, अभी आप थाली का जिक्र कर रहे थे, एक अच्छी थाली या हेल्दी थाली आप किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंडेटरी होनी चाहिए? देखिए, 3 चीज़ पहले हम लोग जानेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट, जो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो 60% के आसपास से 65% हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मीन्स रोटी और चावल। रेस्ट हमारा 15% से 10 to 15% हमारा प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें दाल, अंडे, दूध से बनी चीज़ें, और रेस्ट 20 to 25% हमारा फैट का आइटम होना चाहिए, जैसे तेल, घी, इन सब चीज़ों को। तो टोटल हमारा जो 100% जो 2000 कैलोरी का डाइट अगर एक तरह से है, उसमें 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट, 20 to 25% प्रोटीन एंड 10 to 15% प्रोटीन एंड 20 to 25% फैट हो, ये कंप्लीट है। इसके अलावा हम लोगों को देखना है कि 5 फूड ग्रुप्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये इतना डाइट ले रहे हैं तो आपकी डाइट बिल्कुल थाली कंप्लीट है और आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा नहीं। बट इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल डिपेंड करता है डाइट, एक कॉमन डाइट किसी का भी नहीं होता है। जैसे सबका ड्रेस का साइज अलग होता है, उस तरह से सबकी थाली का डिजाइन अलग होता है। किसी की 1800 कैलोरी की ज़रूरत है, किसी को 1600 कैलोरी की ज़रूरत है, किसी को 2000 कैलोरी की ज़रूरत है। प्लस कुछ डिजीज में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम लोग आयरन रिच करते हैं, प्रोटीन रिच करते हैं, या कैलोरी डिफिशिएंट करते हैं। जैसे डायबिटीज़ में हम लोग कैलोरी को कम करते हैं, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाते हैं, और फैट के कंटेंट को मॉडरेट रखते हैं। उस तरह से ओबेसिटी में भी हम लोग कैलोरी को डिफिशिएंट करते हैं, प्रोटीन को बढ़ाते हैं। बट एक कोई बीमारी नहीं है, जनरल पॉपुलेशन है, तो ये 65% कार्बोहाइड्रेट, 20 to 25% फैट एंड 10 to 15% प्रोटीन, ये कंपोजिशन अगर है तो लॉन्ग टर्म फिट रहेंगे। उनको डेली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल होगा डाइट के थ्रू, कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनको खास करके जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं एंड डायबिटीज़ है,
तो उनको हम लोग अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो कहते हैं आप मीट मत खाइए, तो इसके लिए थोड़ा बताइए क्या कर सकते हैं? देखिए, मीट में फैट बेसिकली होता है और सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा पाया गया है। सैचुरेटेड फैट अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारे हार्ट को ब्लॉकेज करेगा कहीं ना कहीं। वो जो हमारा ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, उसमें जाके फैट डिपोजिशन होने लगता है, फिर पोरीज का फॉर्म करता है और प्रोलिफरेट होकर कहीं भी जाके ब्लॉकेज कर सकता है। तो गुड फैट और बैड फैट दो तरह का फैट है, जिसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो गुड फैट होता है। LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, ये होता है बैड फैट होता है। अगर बैड फैट किसी वजह से, जैसे नॉनवेज से ज़्यादा मिले, वो जाके कहीं ना कहीं हार्ट को ब्लॉक करेगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ाएगा और हार्ट से संबंधित जितनी बीमारी बढ़ेगा। अच्छा। एक दूसरा, हम लोग जो तेल यूज करते हैं वो जनरली हम लोग जब नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो वो नहीं लेना है। प्लस कौन सा पीस यूज कर रहा है वो मैटर करता है। आप फ्लैश पोर्शन यूज करेंगे, उसमें फैट का कंटेंट कम होता है। आजकल फ्रायर आ गया, एयर फ्रायर आ गया है, या माइक्रो ओवन आ गया है, या उसको तो हम ग्रिल कर सकते हैं, ग्रिल करके ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में। आप कम तेल में खाएंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लिमिट में खा रहे हैं, मीन्स 15 दिन पे, महीने दिन पे खा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट डेली यूज में मटन बिल्कुल अवॉइड करना हार्ट पेशेंट। क्योंकि हर घर में ये एक लड़ाई है सर कि जिन्हें ये सारी चीज़ें निकल आती हैं, लाइक डायबिटीज़ है या इस तरीके की कोई समस्या है, तो पूरा घर मिल करके रोक देता है उस इंसान को कि अब आपको नॉनवेज नहीं खाना है। लेकिन कितने अंतराल पे खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें से स्पेसिफिक जो खा सकते हैं और जो नहीं खाने चाहिए? टाइम ड्यूरेशन मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, जैसे अब डायबिटीज़ में भी या ओबेसिटी की बात करें, किसी को अगर चीनी की बीमारी, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम लोग उसको बंद कर देंगे। किसी को 35 साल या 40 साल में किसी को डायबिटीज़ हो गया या ओबेसिटी हो गया, तो उसको अगर हम हर चीज़ बंद कर देंगे तो घर में तो नहीं खाएगा, लेकिन बाहर में चोरी छिपे खाता है। हाँ। तो बेसिकली जिस इंसान का डाइट है, जिसको डायबिटीज़ है, उसको समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना और कितना लेना है और इसका क्या साइड इफेक्ट। तो ये हम लोग एज ए डाइटिशियन में काउंसलिंग पार्ट होता है। तो फिर ऐसे चोरी छिपे खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे जिसको पता है कि हमको गाड़ी कैसे चलाना है तो उसको अच्छे से चलाना है। किसी को चलाने का नॉलेज नहीं है, उसको गाड़ी पकड़ा दे तो एक्सीडेंट करके ही आएगा। वही है लाइट में भी, जिसके लिए है हर इंसान को खाना है, हर चीज़ हम लोग खिलाते हैं, प्रपोर्शन सही करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चावल छोड़ दिए और रोटी पता चला 6 खा रहे हैं, फिर बोले सर चावल तो छोड़ दिए लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। सेम कैलोरी है रोटी में भी, सेम कैलोरी चावल। इवन चीनी की बात करेंगे तो 1 चम्मच चीनी जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग का 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। और एक रोटी में 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जस्ट लाइक 3 से 3.5 चम्मच चीनी के बराबर। राइट। तो हम लोग रोटी पे नहीं बात करते हैं, हम लोग चीनी छोड़वाते हैं सबसे पहले। तो हम लोग को रोटी में भी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी बताना है, चीनी एडिशनल कितना लेना है, कब लेना है, कितना गैप पे लेना है। बिल्कुल। अब कोई चाय वाली चीनी पीते हैं, डायबिटीज पेशेंट है, तो सबसे पहले कहते हैं चीनी कम करना या चीनी बंद कर देते हैं। हाँ। 3 दिन 4 दिन करना आसान है, प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। कभी फंक्शन में गए, पर वो मिठाइयाँ तो खा रहे होते हैं, कभी गेस्ट के यहाँ गए, कभी मिठाइयाँ खाए, तो हम ये करते हैं कि उनको पहले कट डाउन करने का एक हैबिट डालते हैं। हाँ। तो जहाँ पे आप 1 चम्मच चीनी खा रहे थे उसको आधा चम्मच कीजिए, जहाँ एक बड़ी कप में चाय पी रहे थे तो उसको छोटी कप में कन्वर्ट कीजिए। ऑलरेडी शुगर कंटेंट उनका कट हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली है, इसको पेशेंट फॉलो करते हैं और डे टू डे लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। जी सर, एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरीके का मील, जब हम BMI की भी बहुत चर्चा करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स का, BMI के अकॉर्डिंग कैसा आपका खान पान होना चाहिए, ये हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि एक बच्चे के लिए, महिला के लिए जो खास करके गर्भवती है उसके लिए, या जो एडल्ट है या जो बुजुर्ग है उनके लिए कैसा होना चाहिए। वेरी क्विकली हम चाहेंगे कि आप एक थोड़ा हमें रफ आइडिया दे दें। देखिए, BMI एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था, अब न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, ठीक है, जो हर उम्र के लोगों को करवा सकते हैं। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में बॉडी का प्रेजेंट स्टेटस पता चलता है, जिसमें उसके मसल्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, किस पोर्शन में कितना कितना फैट है और मसल की डिफिशियंसी कितना है, कितना गेन करना है मसल अगर अंडर है, या फैट कितना ओवर है। तो ये कंपोजिशन जब पता चलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है या फैट इंटेक कम करना है, तो वो डिजाइन होता है। सबसे पहले ग्रोइंग एज में डाइट का बहुत रोल है, क्योंकि उस समय हमारा वाइटल ऑर्गन सब डेवलप होते हैं, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आयरन, विटामिन D,
कैल्शियम साथ साथ फैट का भी रोल है, न्यूरो ट्रांसमीटर नर्व डेवलप करने के लिए भी गुड फैट का ज़रूरत है बच्चे में। जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो उस एज में कैल्शियम, आयरन और गुड फैट इसको बढ़ाते हैं। एक एडल्ट एज में हमारा एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों, और खासकर जो लैकिंग आज की डेट में होने लगा वो वाटर और फाइबर्स का बहुत कमी पाएगा। पानी कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। और फाइबर हम लोग बहुत कम खाते हैं इंडिया में, सिर्फ 8 ग्राम टू 10 ग्राम लेते हैं, जबकि 38 टू 40 ग्राम मिनिमम लेना है हम लोगों को। फाइबर कम लेने से हम लोग का डायबिटीज़, शुगर स्पाइक का रेशियो बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल बढ़ने का रेशियो बढ़ गया। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो फोकस कर लेते हैं, लेकिन मेजर जो हम लोग का फाइबर और वाटर, ये दो की डिफिशियंसी भी काफ़ी पाया गया। ओल्ड एज में बहुत टफ है डाइट फॉलो करना। कुछ पेशेंट जो ओल्ड एज होते हैं उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमारा गट मूवमेंट करता है खाना, उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है, आँत से कुड़ने लगता है। तो अगर कुछ ज़्यादा खाए तो लूज मोशन, कम खाएँ तो कॉन्स्टिपेशन, तो ये रेशियो रहता है। कभी कभी बेड पे अगर कोई पेशेंट है, उसकी एज 70, 75 या 80 साल है, उसको अगर बोलेंगे 5 बार या 7 बार टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो कंफर्टेबल नहीं, मुश्किल। तो ऐसे लोग इजी टू डाइजेस्ट फूड, सेमी सॉलिड फूड ऐड करते हैं हम लोग, जिससे आसानी से पचे और उनका स्टूल भी सही रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहे और गट सही रहे। क्योंकि आज की डेट में आप इतनी सारी दवा खाते हैं ना, तो उसका असर भी पड़ता है। गुड बैक्टीरिया जो हमारे पेट में होते हैं वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स के साथ साथ ऐसे खाना देंगे तो हम लोग उनका प्रॉपर डाइट भी खाना भी डाइजेस्ट होगा और कंफर्टेबली अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं और बीमारी को कम कर सकते हैं। जी सर, सोशल मीडिया पे अभी एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, दैट इज़ गट हेल्थ। ये गट हेल्थ क्या है, थोड़ा ये समझाइए हमारे दर्शकों को। गट हेल्थ मीन्स आप अपने आंत को कितना अच्छा रखें, कितना सेफ रखें। अच्छा। क्योंकि पेट को हम लोग डस्टबिन बना दिए हैं, जो मिलता है वो खा लो, जो मिले डाल दो, बासी खाना, ताज़ा खाना, और पेट उसको डाइजेस्ट करेगा ही करेगा, उसको बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस कुछ खाना है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया है जो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ साथ B12, जो अभी हम लोग बात करते हैं वीगन पे, नेचुरली हमारा B12 कुछ आंत में बनता भी, जो गुड बैक्टीरिया बनाता है, तो उन सब में भी हेल्प करता है। अगर डाइजेशन आपका अच्छा है, गट अच्छा है, तो आपका उसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ेगा, आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका डाइजेशन बेटर रहेगा और आप कंफर्टेबली और हेल्दी फील करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ। जी सर, अब ये समझाइए मैं थोड़ा कि कैलोरीज एक दिन में कितनी ले सकते हैं। देखिए, एक RDA है, डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का एक एवरेज इंडियन का 1800 to 2000 कैलोरी चाहिए। ये किस एज ग्रुप के लिए है सर? एडल्ट पर्सन के लिए। ठीक है, ओके। बच्चे का अलग होता है, 800, 1000, जैसे जैसे एज वैरी करता है, डिपेंड करता है हाइट, एज और एक्टिविटी पे। ठीक है। कुछ लोग मॉडरेट वर्कर होते हैं, कुछ लोग हेवी वर्कर होते हैं, कुछ लोग सेडेंटरी वर्कर होते हैं। तो टोटल कैलोरी में हम लोग फिर जो एक्टिविटी फैक्टर है उसको ऐड करते हैं, फिर डेली हम लोग का इनटेक निकलता है। प्लस एक मेटाबॉलिक रेट, जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, जैसे थायराइड है, PCOD, बाकी चीज़ें। ये भी बहुत सारे एमिनो एसिड की कमी से भी होती है और कैलोरी इनटेक ज़्यादा लेने से, तो उसको भी हम लोग सही कर सकते हैं मेटाबॉलिक रेट को, मीन्स प्रोटीन का इनटेक सही करके। मसल्स कम रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट भी कम रहेगा, और हम लोग का डेली कैलोरी कंजम्पशन होता है, उसका 70% कैलोरी मेटाबॉलिक रेट पे खर्च होता है और 30% हम लोग की एक्टिविटी पे। तो जिनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है उनकी कैलोरी ज़्यादा भी लेंगे तो उनके बॉडी पे फैट नहीं बनेगा और वो फिट रहेंगे। जी जी। और एक और बात आखिर में बता दीजिए सर कि प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए? देखिए, कम से कम 0.8 ग्राम पर kg बॉडी वेट, ये फार्मूला है। ठीक है। जितनी वेट है उसमें 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डेली रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। कुछ डिजीज में, किडनी के प्रॉब्लम में या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में, लोग क्या करते हैं, प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देते हैं। प्रोटीन बिल्कुल नहीं बंद करना, 0.6 ग्राम 0.5 ग्राम तक हम लोग प्रोटीन उस कंडीशन में देते हैं। रहा बात अभी यूरिक एसिड की बात, तो जो वीगन की बात कहते हैं, पॉइंट छूट गया था, क्योंकि 2-3 नेचर का प्रोटीन होता है। एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो अंडे से मिलता है, दूध से मिलता है, उसको कहते हैं केशिन प्रोटीन, और वे प्रोटीन जो छेना से और छेना के पानी से बनता है, और एक होता है पल्सेस से जो प्रोटीन मिलता है उसको कहते हैं प्यूरिन प्रोटीन। उसका नेचर, प्यूरिन प्रोटीन अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे
जो पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएंगे वीगन पे। तो इसके देखा गया कि ज़्यादा प्यूरिन का इंटेक करने से भी हमारा गाउट का प्रॉब्लम, गठिया का प्रॉब्लम बढ़ता है। अच्छा। तो मिल्क प्रोडक्ट सेफ है कंपैरिजन टू प्लांट प्रोडक्ट। एक दूसरा बायोलॉजिकल वैल्यू की बात किए थे हम, प्लांट सोर्स से बायोलॉजिकल वैल्यू कम मिलता है कंपैरिजन टू एनिमल प्रोडक्ट्स। ये दो एक मेजर डिफरेंस है प्रोटीन के मामले। जी जी सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, सुबह सवेरे का आपने इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमें दिया, और ख़ास करके शाकाहारी और जो नॉन वेजिटेरियन है इसके बारे में आपने इतनी डिटेल में हमसे बात की। और चूँकि आप खुद एक डायबिटीज़ एडुकेटर भी हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों से मिल रहे हैं हर रोज़ और उनकी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।